Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Lahore, BSc फर्स्ट ईयर में आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, अर्थात उनके रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, प्रतिबिंब समावयवियों एवं विवरीम समावयवियों का नामकरण, आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास। अब जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स की जो व्यवस्था होती है उसको टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी किसी पेपर अथवा ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए दो फार्मूला और बहुत ही कॉमन जो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो है फिशर प्रोजेक्शन सूत्र। अब ये जो सूत्र है वो विन्यास में अणु की आकाशीय संरचना को उनके आपेक्षिक या निरपेक्ष जो भी ज्ञात या अज्ञात हो उनको दर्शाते हैं। आकाशीय व्यवस्था को जिसके द्वारा उस त्रिविम समावयवी की पहचान होती है उसको कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास कहते हैं। लेकिन अभी तक उसका नामकरण हम किस प्रकार से करें, इसके लिए कई पद्धतियाँ इसके लिए दी गई हैं। जो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं यानी जो इनैंशियोमर्स होते हैं, इनकी केवल दो ही विन्यासी संरचनाएं संभव हैं, जिसे कैपिटल डी लेटर या कैपिटल एल लेटर जो कि उनके प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न द्वारा में लिखे जाते हैं उनके द्वारा उनको विभेदित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है वो ये होता है कि विभिन्न जो विन्यासी संरचनाएं होती हैं उनको किस प्रकार से विभेदित किया जाए, यानी कौन सी डी होगी और कौन सा एल समावयवी होगा, इसको किस प्रकार से निर्धारित किया जाए और कौन सी संरचना किस संरचना की प्रतिबिंब समावयवी है, इसको भी ज्ञात कर पाना यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है। तो डी या एल जो नॉमेनक्लेचर है उसके लिए 1890 में एमिल फिशर नाम के जो साइंटिस्ट हुए यानी जो केमिस्ट हुए, उन्होंने शर्करा व एमिनो अम्लों के रसायन पर वो जब काम कर रहे थे उन्होंने ही ये स्थापित किया कि एक ही श्रेणी या परिवार के सदस्यों के विन्यास में आपस में संबंध होता है। उन्होंने स्वेच्छा से ग्लिसरल्डिहाइड की संरचना दी और कहा कि इसका डी विन्यास है। उन्होंने स्वेच्छा से ये संरचना दी और जो इसका दूसरा रूप यानी जो संरचना थी उसको उन्होंने एल विन्यास दिया। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डी विन्यास में आप देख रहे हैं कि जो वर्टिकल लाइन के राइट साइड में OH समूह है और दूसरी तरफ H समूह है। तो OH जिसके राइट साइड में है उसको उन्होंने नाम दिया डी या प्लस उसको लिखा ग्लिसरल्डिहाइड, और दूसरी संरचना जिसके OH लेफ्ट साइड में है उसको उन्होंने नाम दिया एस ग्लिसरल्डिहाइड। उसके पश्चात 1950 में एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी तकनीक उपलब्ध हुई और तब विजवॉयड नाम ने जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने ग्लिसरल्डिहाइड का वास्तविक विन्यास प्राप्त किया और पाया कि यह विन्यास जो एमिल फिशर के द्वारा प्रस्तावित विन्यास से बिल्कुल अनुरूप था। वह विन्यास जिसमें अणु के किसी एक विशेष त्रिविम समावयवी में परमाणु या समूह की वास्तविक स्थिति दर्शाई गई हो उसे आपेक्षिक विन्यास यानी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मैं पुनः रिपीट करती हूँ, वह विन्यास जिसमें अणु के किसी एक विशेष त्रिविम समावयवी में यानी स्टीरियो आइसोमर में परमाणुओं या समूहों की वास्तविक स्थिति दर्शाई गई हो उसे एब्सोल्यूट यानी आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। उसके पश्चात जो ऑप्टिकली एक्टिव
आइसोमर्स थे, यानी ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का विन्यास ग्लिसरल्डिहाइड के उपरोक्त वर्णित दो प्रतिबिंब समावयवियों के सापेक्ष स्थापित किया गया है, यानी उसे स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल माना गया और उसे डी और एल नाम दिया गया। अन्य जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स थे उनका नामकरण उस स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को यानी ग्लिसरल्डिहाइड को आधार मानकर उसके आधार पर उनका विन्यास स्थापित किया गया, जिसे रिलेटिव या सापेक्ष विन्यास कहेंगे। इसीलिए इसको नाम दिया गया रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ये हुआ कि वे यौगिक जिनका विन्यास डी ग्लिसरल्डिहाइड से सह संबंधित किया जा सके, यानी उससे कोरिलेट किया जा सके, या अर्थात जो डी ग्लिसरल्डिहाइड से सीधे संश्लेषित किए जा सके उन्हें डी विन्यास, तथा जिन्हें एस ग्लिसरल्डिहाइड से सह संबंधित किया जा सके उन्हें एल विन्यास द्वारा डिनोट किया गया या इंगित किया गया। वेरी सिंपल। जो ये कार्बोहाइड्रेट की जब विन्यास स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल में जब उससे जब कोरिलेट करते हैं उसके आधार पर अन्य कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो 4 कार्बन परमाणु या 5 कार्बन परमाणु, उसके बाद जो फ्रक्टोज या ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका आधार ग्लिसरल्डिहाइड यानी डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड के आधार पर उनका विन्यास निर्धारित किया जा सकता है। एक जनरल सामान्य एक जनरल एग्जाम्पल जिसके आधार पर हम इसमें इसकी विन्यास को समझ सकते हैं, डी या एल विन्यास को। एक देखें आप 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला जिसमें दूसरे कार्बन पर एक एक्स समूह जुड़ा है जो कि एक किरिल कार्बन है। एक्स यहाँ पर एक हीटेरो एटम है, विषम परमाणु है। इसके एक्स कोई भी हो सकता है, Cl, Br, OH या NH2। तो इसको हम 2 एनेंशियोमर या प्रतिबिंब समावयवी के रूप में दर्शा सकते हैं। पहला जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में 2 इम्पॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल लाइन में तो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है उसे हम रखेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके आधार पर इनके विन्यास का, उससे जुड़े परमाणु के आधार पर इनके विन्यास का निर्धारण होगा। अब इन 2 स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि पहली स्ट्रक्चर में एक्स वर्टिकल लाइन के राइट साइड में है, यानी जो हीटेरो एटम है, और दूसरी तरफ जो दूसरी संरचना है उसमें जो एक्स है वो उस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में है। तो अब इनको हम डी व एल प्रीफिक्स के रूप में लगाकर व्यक्त करते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किरल कार्बन से जुड़ा एक्स ऊर्ध्व रेखा के दाईं ओर है या बाईं ओर है। अगर ये दाईं ओर है यानी ये राइट साइड में है तो वो डी विन्यास होगा, और अगर ये इसके लेफ्ट साइड में है तो वो एल विन्यास होगा। अब नया एग्जांपल आप देखें, उस हीटेरो एटम में एलिनिन में आप देखें NH2, इस हीटेरो एटम के माध्यम से हम इनका विन्यास निर्धारण कर सकते हैं। NH2 अगर राइट साइड में है तो वो डी एलेनिन, लेफ्ट साइड में है तो वो एल एलेनिन हुआ। 2-ब्यूटेनॉल में भी इसी प्रकार से OH समूह राइट साइड में है तो डी विन्यास हुआ, और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो एल विन्यास हुआ। अन्य कुछ एग्जाम्पल हैं इसी प्रकार से 2-क्लोरोब्यूटेन, मैलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड। अब एक से अधिक किरल केंद्र युक्त यौगिकों के लिए, अर्थात जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, विवरिम समावयवियों व अन्य स्टीरियो
आइसोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, विवरिम समावयवी यानी डायस्टीरियोमर्स और अन्य स्टीरियोआइसमेर के लिए यह नियम केवल कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में हाईएस्ट नंबर्ड किरल केंद्र के लिए ही लागू होता है। सर्वाधिक अंकित किरल केंद्र के लिए ही लागू होता है, अन्य किरल केंद्रों की अनदेखी की जाती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं एरिथ्रोज और थ्रियोज में, एरिथ्रोज में अब जो सबसे हाईएस्ट नंबर्ड किरल जो केंद्र है वो है 3rd नंबर कार्बन एटम। तो इसी के आधार पर इनका विन्यास निर्धारण किया जाता है। अब इस पर OH समूह जब दाईं ओर है, कार्बन नंबर 3 पर OH समूह जब राइट साइड में है तो वो डी एरिथ्रोज, और उस कार्बन पे जब वो लेफ्ट साइड में है तो वो एल एरिथ्रोज हुआ। थ्रियोज में भी आप देखें, इसका जो 3rd नंबर का कार्बन परमाणु पर OH समूह जुड़ा है वो जब राइट साइड में है तो वो डी थ्रियोज, और जब वो लेफ्ट साइड में होगा तो वो एल थ्रियोज होगा। विशेष रूप से जो ये नियम है डी और एल विन्यास का, ये कार्बोहाइड्रेट यौगिकों के लिए होता है जिसमें अनेक किरल सेंटर्स होते हैं, और विन्यास सर्वाधिक अंकित किरल केंद्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। OH दाईं ओर उपस्थित हो तो डी विन्यास होगा, और अगर OH लेफ्ट साइड या बाईं ओर हो तो वो एल विन्यास होगा। जैसे कि इस ग्लूकोज की संरचना में देखें, हाईएस्ट नंबर किरल सेंटर है नंबर 5 कार्बन, तो जब इसका OH राइट साइड में है तो वो डी विन्यास हुआ, और इसका OH लेफ्ट साइड में है तो वो एल विन्यास हुआ। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी, कैपिटल एल एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। इनमें क्या अंतर है और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री में। अब बहुत ही इसमें इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जो कैपिटल डी या कैपिटल एल केवल अणु के विन्यास को इंगित करता है, यानी जो 3 डायमेंशनल स्पेस में परमाणुओं की स्थिति है उसको प्रदर्शित करता है, लेकिन अणु की ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी उसकी ध्रुवण गुणवत्ता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। यानी जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है वो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, घुमाता है, वो लीवो रोटेटरी। तो उसको जब चिन्हित किया जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी लेटर लिखकर चिन्हित किया जाता है, जबकि लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल लिखकर चिन्हित किया जाता है। तो इनका ये कैपिटल डी और स्मॉल डी में ये डिफरेंस है। कैपिटल डी केवल 3 डायमेंशनल स्पेस में उन परमाणुओं के विन्यास को निर्धारित करता है, जबकि स्मॉल डी उस अणु की ध्रुवण गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से कैपिटल एल विन्यास का निर्धारित करता है, जबकि स्मॉल एल उनकी ध्रुवण गुणवत्ता का प्रदर्शन करता है। तो अब ये कभी आवश्यक नहीं होता कि एक अणु जिसका विन्यास डी है, कैपिटल डी है, उसका ध्रुवण गुणक प्लस या माइनस हो। इसी प्रकार से एक यौगिक जिसका विन्यास एल है वह दक्षिण या वाम ध्रुवण गुणक हो। अब इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं नामकरण की। सभी विन्यासों को ग्लिसरॉल्डिहाइड के विन्यास से सह संबंधित
नहीं किया जा सकता। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड को एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल माना गया है, लेकिन इस स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के आधार पर सभी विन्यासों को कोरिलेट नहीं किया जा सकता। ये कुछ इसकी सीमाएं हैं। एक से अधिक किरिल केंद्र युक्त यौगिकों में यह पद्धति सिर्फ सर्वाधिक अंकित किरिल केंद्र के विन्यास को दर्शाती है। अन्य जो किरिल केंद्र होते हैं उनके विन्यास का कोई ज्ञात नहीं हो पाता है। मतलब ये उसके बारे में, जो पद्धति है ये उसके बारे में कुछ नहीं बताती है। और नामकरण की इस पद्धति में केवल उन्हीं अणुओं का विन्यास बताया जा सकता है जिनके लिए फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखे जा सकते हैं। तो बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के लिए ही DL नामकरण किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने इनैंशियोमर्स तथा डायस्टीरियोमर्स की रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया, उसकी चर्चा की। थैंक यू सो मच।